टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस एंड रिटर्न वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इनका अप्रेजल करना थोड़ा सा ज्यादा स्क्रूटिनी डिमांड करता है व्हेन कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम एडिशनल रिस्क हियर। वो एडिशनल रिस्क कहाँ से आता है? सबसे पहले यहाँ पे जो टाइमिंग होता है कैश फ्लोज का, वो अनसर्टन रहता है काफी ज्यादा। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में काफी ज्यादा बोरोड फंड्स का यूज होता है, लेवरेज का यूज होता है। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जो एसेट्स होते हैं, इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक्टिवली ट्रेड नहीं होते। एक्टिवली ट्रेड नहीं होते तो इनका अपने पास मार्केट प्राइसेस नहीं रहता है। वी कैन नॉट हैव अ डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस। एंड फोर्थ, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर अपन ये सारे रिस्क को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग रिटर्न्स, तो वहां पे अपने पास एक करेक्ट पिक्चर नहीं आएगा कि इस पर्टिकुलर एसेट क्लास ने कितना रिटर्न कमाया और कितना रिस्क लिया। अब अपने एक एक कॉम्प्लेक्सिटी को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। तो इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये आपको भी पता है। यहाँ पे 3 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है कैपिटल कमिटमेंट फेज, जहाँ पे फंड मैनेजर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और सेलेक्ट करते हैं और फिर कैपिटल कमिट करवाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स से। हो सकता है कि फंड मैनेजर पूरा कैपिटल एक बार में मंगवा ले या फिर उसको ड्रॉ डाउन करे ओवर मल्टीपल ईयर्स, जैसे जैसे उसको सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रिटर्न्स इस फेज में जनरली नेगेटिव होता है, क्योंकि आप कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, पर आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है मैनेजमेंट फीस में। फिर आता है आपका सेकेंड फेज विच इज कैपिटल डिप्लॉयमेंट फेज, जहां पे फंड मैनेजर्स डिप्लॉय करते हैं फंड्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में और फिर उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे भी आपका कैश आउटफ्लोज जो है इट एक्सीड्स द कैश इनफ्लोज। जितना आप कमा रहे नहीं हो, पर आपको अपना कैपिटल जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा और फीस देने के कारण यहाँ पे भी आपका रिटर्न्स जो है वो कम हो जाता है। तो जनरली नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, पर थोड़े थोड़े अब रिटर्न्स आपके इंक्रीज होना चालू करती हैं। एंड इफ यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स या फिर ऐसी कंपनीज जो अभी बहुत डिस्ट्रेस्ड फेज में है, जो टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो आपका रिटर्न जो है और कम हो जाएगा। फिर आता है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये आपका थर्ड फेज होता है। यहाँ पे आप अपने सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स से एग्जिट लेते हो जिनके प्राइसेस काफी ज्यादा एप्रिशिएट हो गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत ज्यादा रिटर्न और कैश फ्लोज जनरेट कर रखे हैं। तो इस फेज में जो रिटर्न्स होता है वो पॉजिटिव होता है और वो एक्सिलरेट और हो रहा है। यहाँ पे अपन को एक जे कर्व इफेक्ट देखने को मिलता है रिटर्न्स में। फर्स्ट फेज में जो आपका कैपिटल कमिटमेंट फेज है, वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स देखते हैं। फिर अपन देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा रिटर्न्स इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी कम इन कैपिटल डिप्लॉयमेंट फेज, और मैक्सिमम रिटर्न्स देखने को मिलता है इन द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जैसे जैसे एक फंड का लाइफ टुवर्ड्स द एंड अप्रोच होता जाता है, वो फंड का रिटर्न्स जो है वो स्टेगनेट होता जाता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स है इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। तो जहां पे भी टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड है ऑफ आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, उसको अपन को इवैल्यूएट करना है, तो अपन को आईआरआर कैलकुलेट करना चाहिए। सो वी विल इवैल्यूएट द फंड बाय कैलकुलेटिंग इट्स आईआरआर। फिर अपने पढ़े थे कॉन्ट्स में कि जहां पे भी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर, तो वहां पे आपको मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यूज करना चाहिए। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है बल्कि आपका आईआरआर ही तो है। बट आईआरआर में एक लिमिटेशन भी होता है, ये एज्यूम करता है कि सारे कैश फ्लोज जो हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं एट दी आईआरआर इटसेल्फ। फिर एक दूसरा तरीका भी है जिसको अपने शॉर्टकट तरीका बोलते हैं, जो है आपका मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, विच इज द मनी मल्टीपल अप्रोच। यहाँ पे आप रेशियो कैलकुलेट करते हो ऑफ योर टोटल कैपिटल दैट यू हैव रिटर्न्ड प्लस द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स टू द टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में मैनेजमेंट फीस दी रहेगी, तो वो आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल से माइनस करोगे और फिर नेट टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल लोगे, उसको अपने डिनोमिनेटर में यूज करना। एडवांटेज ये रहता है यहाँ पे कि इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। डिसएडवांटेज ये है कि ये कंसिडर नहीं करता कि किस टाइम पीरियड में आपने वो रिटर्न्स को जनरेट किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 2 साल में 3x रिटर्न बनाया, तो काफी अच्छा है। बट वही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 3x रिटर्न बनाया है 10 ईयर्स में, तो वो काफी खराब है। तो ये वो टाइम पीरियड जिसमें आपने ये रिटर्न्स को जनरेट किया है, ये कंसिडर नहीं करता है। फिर आते हैं यूज ऑफ लेवरेज में। हेज फंड्स जनरली बोरो करते हैं पैसा टू इन्वेस्ट इन देयर स्ट्रेटजीज।
जब आप बोरो करके इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स मैग्नीफाई तो हो सकते हैं, पर आपके लॉसेस भी जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएंगे। फिर आप बोरो किससे करोगे? हेज फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने प्राइम ब्रोकर से बोरो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन फाइनेंसिंग, या फिर वो लेवरेज का यूज करते हैं बाय डीलिंग इन डेरिवेटिव्स। लेवरेज्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना अपन बॉन्ड्स में सीखे थे, वो सेम चीज आपको यहाँ पे यूज करना है। लेवरेज एक काफी बड़ा रीजन है जिसके कारण अपन को हेज फंड के रिटर्न्स या तो अबव एवरेज देखने को मिलते हैं या फिर मेजर लॉसेस में देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज लेवरेज का ये रहता है कि जब भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू विल ड्रॉप बिलो अ सर्टेन लेवल, तो आपका ब्रोकर आपको फोन करके मार्जिन कॉल करेगा, और अगर आप उस समय अपने मार्जिन कॉल को मीट नहीं कर पाते हो तो आपका जो ब्रोकर है आपकी पोजीशन को क्लोज कर देगा। ही मे सेल योर इन्वेस्टमेंट्स एट अनफेवरेबल प्राइसेस, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू और नीचे गिर जाएगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा फंड्स ले रखा है, सो योर एडिशनल बोरोइंग्स का सोर्स जो है वो लिमिटेड हो जाता है। फिर अपने देखेंगे कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में अपन को क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर इलिक्विड इन नेचर, मतलब दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इन द एक्टिव मार्केट, तो अपन को इनका फेयर वैल्यू नहीं पता चलता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बोलता है कि आपको इन इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है अपने फेयर वैल्यू में। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज द प्राइस जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूज करते हैं टू एक्सचेंज एनी एसेट। तो यहाँ पे अपन को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम काफी ज्यादा एजम्पशंस लेने को पड़ते हैं। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना एक 3 लेवल हायरार्किकल प्रोसेस है। सबसे पहले आता है लेवल 1। अगर आपका एक एसेट एक्टिवली ट्रेड होता है मार्केट में तो उसका कोटेड प्राइस जो है वो रेडिली अवेलेबल होगा, तो आप उस कोटेड प्राइस को यूज कर लो। अगर वो एसेट एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है, मतलब उसका रेडिली अवेलेबल कोटेड प्राइस नहीं है, बट अपन किसी तरीके से कुछ इनपुट्स को यूज करके, कुछ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को यूज करके उस एसेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर अपन को एक प्राइसिंग मॉडल को यूज करके उस एसेट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। जो अपने बायनोमियल मॉडल पढ़े थे व्हेन वी आर वैल्यूइंग डेरिवेटिव्स, वो यही तो है। वहां पे अपने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को यूज करके अपने एसेट्स को वैल्यू कर रहे थे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के वैल्यूएशन निकाल रहे थे प्राइसिंग मॉडल को यूज करके। सो दैट इज अ लेवल 2 का एग्जांपल। फिर आता है लेवल 3 हायरार्की। लेवल 3 बोलता है कि अगर उस एसेट का कोई एक्टिव मार्केट भी नहीं है और उस एसेट का वैल्यूएशन आप कोई प्राइसिंग मॉडल से नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आपको अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स को यूज करके उस एसेट का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अनऑब्जर्वेबल इनपुट का क्या मतलब है कि आप प्रोजेक्शन करते हो, आप फोरकास्टिंग करते हो, ये सारे अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स के थ्रू आप एजम्पशंस ले लेके उस एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। जनरली रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अपने इस लेवल को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने पास उतने मार्केट ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ लेवल 3 एसेट्स अपने जो वैल्यूएशंस हैं दे आर रिमेनिंग समवेयर नियर द इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि रिपीटेडली डेली प्राइजेस अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड इसके कारण अपना जो एसेट का वैल्यू है दैट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू फेयर वैल्यू। और जो अपने को ये एसेट का वैल्यू देखने को मिलता है, अपने ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस एसेट का वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो इससे अपने पास एक फॉल्स सेंस आता है कि भाई ये एसेट्स की वैल्यू फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट नहीं होती, मतलब ये एसेट्स लेस वॉलेटाइल है, लेस रिस्की है, और इन एसेट्स का लो कोरिलेशन होगा विद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि सही बिलीफ नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके पास डेली प्राइजेस नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एसेट के प्राइजेस डेली फ्लक्चुएट नहीं हो रहे होंगे। फिर आता है आपका फी स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो आपका होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, वहां पे अपने को एक फ्लैट मैनेजमेंट फी देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में अपन को मैनेजमेंट फी भी पे करना है और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस फी भी पे करना है। ये फीस इज जनरली सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन। अगर एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि भाई मैं बहुत अर्ली इन्वेस्ट करूंगा या फिर आई एम ओके टू टेक ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस, तो फिर हो सकता है फंड मैनेजर उससे थोड़ी सी कम फीस चार्ज करे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट फीस। अब अपन पढ़ेंगे कि जो एक फैक्टर इन हेज फंड्स के लॉसेस को इंक्रीज करता है वो होता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब इन्वेस्टर्स फोन करते हैं फंड मैनेजर को और बोलते हैं हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, इसको अपन रिडेम्पशन बोलते हैं। जब एक हेज फंड ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जो रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी होती है इन्वेस्टर्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण एक फंड मैनेजर को अपने पोजीशंस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना पड़ता है एट
अनफेवरेबल प्राइसेस, जिसके कारण उसका लॉसेस और बढ़ जाएगा। इसीलिए फंड रेस्ट्रिक्ट करते हैं अर्ली रिडेम्पशन को। फिर फंड कुछ कुछ टूल्स को यूज करते हैं जिससे वो रिडेम्पशन के प्रोसेस को थोड़ा सा और स्मूथ बना सकें, थोड़ा सा और ऑर्डरली बना सकें। सबसे पहले होता है नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड मतलब कि एक इन्वेस्टर को फंड मैनेजर को एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरा इंटेंशन है आपके फंड में रिडेम्पशन लेने का, मेरा इंटेंशन है कि मैं आपके फंड से वापस पैसा अपना निकालूंगा। तो जनरली आपको 30 से 90 डेज पहले फंड को बताना पड़ता है, 30 से 90 डेज की नोटिस पीरियड देनी पड़ती है। फिर आता है लॉकअप पीरियड। लॉकअप पीरियड में एक इन्वेस्टर को ये अलाउ नहीं किया जाता है कि आपको कोई भी रिडेम्पशन करने मिलेगा, और यदि आप रिडेम्पशन कर भी रहे हो तो हम आपसे बहुत हाई फीस चार्ज करेंगे। जनरली जब आप एज एन इन्वेस्टर रिडीम करते हो अपना पैसा, तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में अपने पोजीशंस को सेल करता है, जिसके कारण उसको बहुत हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो जो आपसे वो रिडेम्पशन फीस कलेक्ट करेगा वो उसको हेल्प करता है इन ऑफसेटिंग दोस हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिर कभी कभी फंड मैनेजर्स गेट भी इम्पोज कर देते हैं। गेट का मतलब कि टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने फंड से कोई भी पैसा नहीं रिडीम कर सकते, एंड दिस इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजर। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हुए, यहाँ पे अपन को एक स्टैंडर्डाइज्ड फी अरेंजमेंट देखने को मिलती है, मतलब सेम फीस फॉर एवरी क्लाइंट फॉर एवरी इन्वेस्टर। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अपन को कस्टमाइज्ड फी अरेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है, मतलब डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। मैंने आपको बताया अभी, अगर लार्ज क्लाइंट है तो हो सकता है उसको लोअर फीस चार्ज करेंगे, थोड़ा स्मॉल क्लाइंट है तो अपन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे। तो जो भी है वो अपन क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस में नेगोशिएट करके अपने फीस को चार्ज कर सकते हैं। जो भी कस्टमाइज्ड अरेंजमेंट वाली फी होगी उसको आपको अपने साइड लेटर में मेंशन करना होगा। फिर कुछ फंड्स में अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपने एक लोअर फी स्ट्रक्चर देते हैं, या फिर उनको अपन बेटर लिक्विडिटी टर्म्स देते हैं ताकि अपन एनकरेज कर सकें अर्ली पार्टिसिपेशन इन द फंड। जो ये इंसेंटिव अपन ऑफर करते हैं अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को, उसको अपन बोलते हैं फाउंडर क्लास शेयर्स, फाउंडर्स क्लास शेयर्स। फिर फंड में जो फीस होती है दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज आइदर और फीस, मतलब या तो तुम मैनेजमेंट फी ले लेना या तो तुम हमसे इंसेंटिव फीस ले लेना, आइदर मैनेजमेंट फी और इंसेंटिव फीस विच एवर इज हायर। लेट्स से अगर एक फंड में 1% मैनेजमेंट फी है और 30% इंसेंटिव फी है, तो अपन पहले कैलकुलेट कर लेंगे 1% मैनेजमेंट फी कितना अमाउंट हो रहा है, फिर कैलकुलेट करेंगे 30% इंसेंटिव फी कितना अमाउंट हो रहा है, और उसमें से जो भी हायर अमाउंट होगा वो अपन पे कर देंगे। फंड में आप एक बिफोर फी रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो और आफ्टर फी रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। बिफोर फी रिटर्न में क्या होगा कि जो भी आपका एंडिंग वैल्यू होगा फंड का बिफोर पेइंग एनी फीस माइनस द बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड अपॉन बिगिनिंग वैल्यू। अगर आपको आफ्टर फी कैलकुलेट करना है तो आप अपने एंडिंग वैल्यू में से फीस को लेस कर दोगे, तो यू विल गेट एंडिंग वैल्यू ऑफ योर फंड आफ्टर फीस माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड अपॉन बिगिनिंग वैल्यू। तो इससे आपका आफ्टर फी रिटर्न आ जाएगा। जनरली आप दो ही फी पे करोगे, एक मैनेजमेंट फी और एक परफॉर्मेंस फी। मैनेजमेंट फी इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन वॉट एवर द एसेट्स द फंड इज मैनेजिंग। Performance fee is calculated as a fixed percentage on the total profits, on the total returns that the fund has generated. ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो भी बोले आपको वो चीज करना है, खुद से कोई भी एजम्पशन मत लेना। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा कि मैनेजमेंट फी आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वैल्यू, तो आप वो यूज करोगे। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा कि मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करना है ऑन दी एंडिंग वैल्यू, तो आप वो यूज करोगे। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा कि परफॉर्मेंस फी आपको कैलकुलेट करना है ऑन द रिटर्न्स दैट यू हैव जनरेटेड आफ्टर पेइंग द मैनेजमेंट फी, तो आप वैसे करोगे। तो जो भी क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन को अपना भगवान समझना और उसको फॉलो करना, खुद से कोई भी एजम्पशंस, खुद से कोई भी प्रायर नोशंस लेके मत जाना, ठीक है। फिर आता है कंसेप्ट कि भाई एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या बायसेस अपन को देखने को मिलते हैं। तो देयर आर मेनी इंडेक्सेस अवेलेबल जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक फंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है, और हर एक फंड अपने डिफरेंट फेज ऑफ कैपिटल लाइफ साइकिल में हो सकता है। तो आप उसको बेंचमार्क से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि हो सकता है फंड एक अलग फेज ऑफ लाइफ साइकिल में हो और आपका जो बेंचमार्क है वो एक अलग फेज ऑफ लाइफ साइकिल में हो। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अपन विंटेज ईयर का कंसेप्ट को यूज करते हैं। वहां पे अपन क्या करते हैं कि अगर अपन दो फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो अपन ऐसे दो फंड्स लेते हैं दैट हैव बीन लॉन्च्ड इन द
सेम ईयर। फिर दूसरा इशू आता है यहाँ पे सर्वाइवरशिप बायस का, और ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, पर्टिकुलरली हेज फंड्स में। स्टडीज बताती है कि 25% ऑफ द हेज फंड्स फेल विद इन 3 years ऑफ देयर इंसेप्शन। मतलब उनको अपने बेंचमार्क से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अपने बेंचमार्क में खाली ऐसे फंड्स हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके कारण क्या होता है कि जब अपन बेंचमार्क का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो अपन ऐसे फंड्स को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, खराब फंड्स को अपने हटा दिए हैं। इसके कारण आपका जो रिटर्न है वो ओवरस्टेट होता है, आपका जो रिस्क है वो अंडरस्टेट होता है। आपको लगता है कि भाई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके बहुत रिटर्न बनता है, बट ऐसा नहीं है। आप खाली उनका रिटर्न देख रहे हो जो सक्सेसफुल है। जो खराब वाले लोग हैं उनको अपन हटा दिए, उनको अपने रिटर्न कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करे। इसके कारण देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिस्क। इसी से रिलेटेड इशू होता है बैकफिल बायस का। लेट्स से एक फंड मैनेजर ने बहुत सारे हेज फंड्स को स्टार्ट किया, 4-5 हेज फंड्स को स्टार्ट कर लिया। उसमें से 4 जो है वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनको वो बंद कर दिया। एक उसका सक्सेसफुल है। तो जब वो अपने पुराने रिटर्न्स को फिल करेगा ना कि मैंने ओवर लास्ट 5 years, ओवर लास्ट 10 years कितना रिटर्न कमाया, तो वो खाली सक्सेसफुल फंड का रिटर्न को वहां पे फिल करेगा। तो व्हेन यू आर बैक फिलिंग योर परफॉर्मेंस रिटर्न, यू आर ओनली यूजिंग द सक्सेसफुल वंस टू फिल योर डेटा। एंड इसके कारण भी आपका सेम प्रॉब्लम, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिस्क। तो ये दोनों बायसेस के कारण अपन को एक अपवर्ड बायस देखने को मिलता है इन द रिटर्न्स बीइंग रिपोर्टेड। अपवर्ड बायस मतलब जरूरत से ज्यादा जब आप दिखाते हो तो दैट मीन्स यू आर शोइंग एन अपवर्ड बायस। तो जितना रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा उससे ज्यादा करके दिखाया जा रहा है। So this is leading to an upward bias in the returns reported of the hedge funds. So this marks the completion of this episode. See you all in the next one. और इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, इस एपिसोड को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और ये एपिसोड को कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। Until then, take care, bye bye and happy learning. Thank you.